मानव भूगोल के तत्वों में बच्चों यदि हम देखेंगे तो जीन प्रून्स ने मानव भूगोल के तथ्यों को 3 भागों में बांटा है। बेसिकली 2 इम्पॉर्टेंट भाग हैं सभ्यता के आधार पर, सभ्यता के विकास के आधार पर, जिसमें उसने प्रमुख आवश्यकताएं भूमि का शोषण, सामाजिक भूगोल और राजनीतिक एवं ऐतिहासिक भूगोल को शामिल किया है। दूसरा, उसने सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पर भूमि की अनुपादक उपयोग, पशु एवं वनस्पति जगत पर मानव की विजय और मनुष्य के विध्वंसात्मक कार्य, डिस्ट्रक्टिव वर्क, ये चीज़ें जो हैं वो उसकी अपने आप बोली गई हैं और उन सब चीज़ों को हम वैसे का वैसा ही रिकॉर्ड करेंगे। इसमें अपने मन से हम कुछ नहीं लगाएंगे। और फिर उसने अनुत्पादक अनप्रोडक्टिव यूज़ ऑफ लैंड के अंदर वनस्पति जगत से, जंतु जगत से और विनाशकारी बातों को आधार मानते हुए किया तथ्यों का इस्तेमाल। डिटेल में फिर मैं समझाती हूँ उसको पीछे। फिर विडाडिला ब्लाश जो है उन्होंने मानव भूगोल के 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया: जनसंख्या, पॉपुलेशन, सांस्कृतिक तत्व, कल्चरल एलिमेंट्स, और लास्ट में उन्होंने डाला है मानवीय विकास के साथ साथ परिवहन। और परिवहन के अंदर उन्होंने सांस्कृतिक तत्वों के अंदर अनेकानेक बातों का समावेश किया, जिसमें पहला वातावरण, पेड़ पौधे और विभिन्न पालतू पशु, जंगली जानवर, मानव एवं प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न तत्वों के अनुकूलन, विभिन्न मानव निर्मित औजार, कच्चा माल, जीविका निर्वाहन, तीसरा जीविका निर्वाहन के साधन, चौथा उसने किया विभिन्न मानव बस्तियों के कच्चे निर्माण में सहायता, मानव बस्ती के कच्चे निर्माण, देन मानव बस्तियाँ, पाँचवां, छठा उन्होंने सभ्यताओं के विकास के साथ सांस्कृतिक वातावरण के अंतर्गत सम्मिलित किया। लास्ट उनका जो तीसरा बिंदु था परिवहन तो वर्तमान संदर्भ में सारा सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन और साथ साथ मानव प्रजातियों के साथ नगरीय केंद्रों को भी सम्मिलित उन्होंने किया ब्रून्स ने। अब एल्सवर्थ हंटिंगटन ने अपने बहुत डिटेलिंग में मानव भूगोल के तथ्यों को स्पष्ट किया, क्योंकि जो अरस्तु और डार्विन की समाजवादी नीति थी उसमें मानव को बार बार अनुकूलन करना पड़ रहा था। उसी आधार पर ये अनुकूलन का सिद्धांत डेवलप हुआ, क्योंकि एल्सवर्थ हंटिंगटन ने 2 तरह की प्रतिक्रियाएं अपनी दी। पहला भौतिक दशाएं, कंडीशंस, फिजिकल कंडीशंस। दूसरा है मानवीय प्रतिक्रियाएं। भौतिक दशाओं में ग्लोब पर स्थिति, भूमि की बनावट, जलाशय, मृदा, खनिज और जलवायु। और दूसरा है मानवीय प्रतिक्रियाओं में भौतिक आवश्यकताएं, मुख्य व्यवसाय, कार्यकुशलता और उच्च आवश्यकताएं। अब जो ये सारी चीज़ें एल्सवर्थ हंटिंगटन का जो ये है ह्यूमन ज्योग्राफी के तत्व, उसको उन्होंने और अच्छे से एक्सप्लेन किया। और फ्रेंच और ट्रिवाथा ने भी लास्ट में इसी में ऐड ऑन किया प्राकृतिक दशाएं, जिसको भौतिक भूगोल बोला उन्होंने, फ्रेंच और त्रिवाथा ने, और सांस्कृतिक दशाओं में मानव भूगोल। ठीक है, अब हम इसको डिटेल में देखते हैं बच्चों। जैसे एल्सवर्थ हंटिंगटन का जो विभाजन है भौतिक एवं प्राकृतिक दशाएं और मानवीय दशाएं, क्योंकि यही मुख्य आधार रखा है। अब भौतिक दशाओं में बच्चों इसमें डायग्राम्स आपके बहुत अच्छे बन जाएंगे, जैसे पृथ्वी ग्लोब के रूप में। अब ग्लोब किसे कहते हैं बच्चों? ग्लोब है पृथ्वी का ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ। अब ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ का मतलब हुआ कि जो हमारी पृथ्वी का इतना क्षेत्रफल है 63.7 लाख किलोमीटर्स का जो डायमीटर है, उसके आधार पर इतना लंबा कागज़ तो हमारे पास उपलब्ध नहीं है, या इतना बड़ा क्षेत्र या इतना बड़ा आकार का ग्लोब हम बना नहीं सकते पृथ्वी के आकार का। तो उसको क्या करा हमने? आनुपातिक रूप में, प्रोपोर्शनल या रेशो के रूप में उसको बनाया। और वो किसकी सहायता से बनाया? स्केल की सहायता से, मापक की सहायता से। मापक की सहायता से हमने क्या करा? जो धरातली विस्तार है उस धरातली विस्तार को हमने अनुपात में ले लिया और उसके लिए हमने RF का प्रयोग किया। अब इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो भौतिक दशाओं में स्पेशली क्या होगा कि जैसे रेशो, प्रोपोर्शनल और मानव का जो होता है उसमें आया आपका कि पृथ्वी को जैसे अपनी किली पे घूमने में 24 घंटे लगते हैं और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में उसको 365 दिन लगते हैं। 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। तो इससे क्या होता है? इन भौतिक दशाओं से ही पृथ्वी पर पूरा लाइवली कंडीशंस मौजूद हैं। जैसे पृथ्वी पर दिन रात का होना, छोटा बड़ा होना, दिन रात का छोटा बड़ा होना, और पृथ्वी का अपने अक्ष पर, एक्सिस पर 23.5 डिग्री यानी 23.5 डिग्री 23 डिग्री 30 मिनट के झुका होने के कारण ही
ये सारी ऋतुओं का परिवर्तन होता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि सपोज आपसे पूछे कि व्हाट इज़ द इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, एक्सिस पे 23.5 डिग्री है, 23 डिग्री 30 मिनट है बच्चों। और इसी से ऋतुओं का परिवर्तन, दिन रात का होना और दिन का छोटा बड़ा होना, ये सब क्रियाएं इससे सम्मिलित हैं। तो यानी फिजिकल कंडीशनों में पहली कंडीशन मानव भूगोल के तथ्य के रूप में हुआ जो है पृथ्वी ग्लोब के रूप में। दूसरा है भू आकार। भू आकार को बोलते हैं हम लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म्स में बच्चों साधारण भाषा में तो हम ये बोलते हैं महासागर, पर्वत, पठार, नदियाँ, झीलें, तालाब, डेजर्ट्स, खुले मैदान, घास के मैदान, उष्णकटिबंधीय मैदान, विषुवत रेखीय मैदान वगैरह वगैरह, इस तरह से हम बोल सकते हैं। पर ज्योग्राफी में हम क्या बोलेंगे? लैंडफॉर्म्स आर दोज हु आर एलिवेटेड फ्रॉम अबव द मीन सी लेवल। औसत समुद्र तल से ऊपर उठे हुए भूभागों को हम उच्चावच की श्रेणी में रखते हैं। अब उसमें हमारे पर्वतों के बारे में हमें ज्योग्राफी की डेफिनेशन है कि आपका एलिवेशन फ्रॉम द सी लेवल, एक शिखर होगा, कम से कम पर्वतों की जो ऊंचाई होगी मिनिमम 2500 मीटर से ऊपर होगी, उसको हम छोटे पर्वतों की श्रेणी में रखते हैं। महान पर्वतों में 6000 किलोमीटर और उससे ऊपर 6000 मीटर एंड उससे ऊपर रखते हैं, जो हिमाच्छादित या महान हिमालयाज़ या हाई लैटिट्यूड हाई एलिवेटेड माउंटेन्स हैं, उनको हम इस कैटेगरी में डालते हैं। अब इसके बाद जैसे ये सब चीज़ें हैं, कैसे पर्वत हैं, पर्वतों के प्रकार हैं, पठार हैं, पठारों के प्रकार हैं, मैदान हैं, मैदानों के प्रकार हैं, और अन्य प्रकार के वाटर बॉडीज़, जलाशय, आंतरिक जलाशय हैं, उन सब को हम इसमें शामिल करते हैं। अब ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से हमारी आर्थिक क्रियाओं पे, हमारी कृषिगत क्रियाओं पे, आर्थिक क्रियाओं में हमारी औद्योगिक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वगैरह आ गया, उन सब क्रियाओं पर ही अपना प्रभाव डालती हैं। ठीक है। अब है तीसरा बिंदु वाटर बॉडीज़, जो कि हमने लैंडफॉर्म्स के भाग को ही, मैंने नहीं, हंटिंगटन ने इसको क्लासीफाई करा। अब उन्होंने ये कहा कि पृथ्वी पर जितने भी झीलें, महासागर, सागर, नदियां हैं, ये सब वाटर बॉडीज़ जो हैं ये मानवीय तत्व के रूप में, मानवीय फैक्टर के रूप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जितनी भी आप देखो सिविलाइजेशन, चाहे वो मोहनजोदड़ो हड़प्पा की सिविलाइजेशन हो, चाहे वो नील नदी की सिविलाइजेशन हो, तो ये सारी सिविलाइजेशन चाइना में यांगसिटी क्यांग, ह्यूयांग, पीकिंग, बीजिंग वाली जो आपकी डेवलपमेंट्स हैं, सारी सिविलाइजेशंस नदियों के किनारे पे ही पनपती हैं। क्यों? क्योंकि नदियाँ मानव को समतल भू क्षेत्र तो प्रदान करती हैं कृषि के लिए, प्लस कृषिगत सुविधाओं में और इजाफा करती हैं, क्योंकि पूरी इरिगेशन फैसिलिटीज़ इनसे प्रोवाइड होती है। और नदियों के द्वारा बार बार लाई गई कछारी मिट्टी या एलुवियल सॉइल डिपोजिशंस जो हैं, दे आर वेरी फर्टाइल फॉर द एग्रीकल्चर। इज दिस क्लियर? और जहाँ ये नदियों का एक सबसे बड़ा, जिसे कहते हैं ना कार्डिल्स ऑफ सिविलाइजेशन, पालना है, नदियाँ जो हैं सिविलाइजेशन सभ्यताओं का पालना कहलाती हैं, वो इसीलिए कहा जाता है। समतल मैदान में जैसे आपकी यातायात की सुविधाएं बहुत अच्छी हो सकती हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की, सेटलमेंट बहुत अच्छा होता है। जहां आपकी अनफर्टाइल या लेस फर्टाइल लैंड है या बैरन लैंड है, वहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सकता है, ह्यूमन सेटलमेंट हो सकता है। तो कहने का मतलब मानव को जलाशय जो हैं बहुत अच्छा अपना एक आधार प्रदान करते हैं तथ्य के रूप में मानव भूगोल को, और उसी से मानव अपनी आर्थिक गतिविधियां या व्यक्तिगत या कृषिगत गतिविधियों को या व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है। अब इसी पर इनकी हम बात करें, चौथा पॉइंट उन्होंने लिया है हंटिंगटन ने, या एल्सवर्थ हंटिंगटन ने, जिसमें है मृदाएं एवं खनिज। आपको बच्चों मृदाएं खनिज का मतलब होता है कि जितनी भी जो सॉइल है, 1 सेंटीमीटर सॉइल को बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। ठीक है, फर्टाइल सॉइल को स्पेशली। और ये एग्जांपल मैं हर साल देती हूँ कि फर्टाइल सॉइल की इम्पोर्टेंस या इकोसिस्टम की इम्पोर्टेंस महात्मा गांधी ने ऐसे की कि एक सरदार था उनके आश्रम में, साबरमती आश्रम में। तो महात्मा गांधी शौच से निवृत्त होने के बाद हाथ मिट्टी से धोते थे। मिट्टी से हाथ धोने के बाद उन्होंने देखा कि सरदार ने सोचा रोज़ रोज़ महात्मा मुझसे मिट्टी मंगाते हैं, क्यों नहीं मैं आज एक मिट्टी का बड़ा डाला ला के रख दूँ। और जैसे ही वो डाला लेके आया तो महात्मा गांधी रोने लगे। उनको ये लगा, तो सब भौचक्के हो गए, कहने लगे कि महात्मा आप क्यों रो रहे हैं? तो बोले आपको पता नहीं है, इसने इतनी मिट्टी
के डले को लाके जो रखा है उससे कितना जैव व्यवस्था बिगड़ेगी, क्योंकि 1 सेंटीमीटर मिट्टी की परत जो है फर्टाइल परत, उपजाऊ परत को बनने में कई लाखों मतलब हज़ारों सैकड़ों साल लगते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि हमें मिट्टी की उर्वरा शक्ति या उत्पादन शक्ति को बढ़ाए रखना चाहिए। तो मिट्टी के प्रकार बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं कृषिगत व्यवस्थाओं के लिए, और ख़ासकर कृषिगत व्यवसायों के लिए, जैसे दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, कछारी मिट्टी, एलुवियल सॉइल, डीप एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल जिसमें ह्यूमस कंटेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना, जिसमें जैवाश्म ज़्यादा होता है और वो कृषि के लिए सर्वाधिक उपजाऊ होती है। और हमारे हिंदुस्तान में नदियों के किनारों पर निरंतर जो मिट्टी का जमा होता है उसको हम बांगर कहते हैं, और जो एलिवेटेड पार्ट में जो डिपोजिशन ऑफ सॉइल होता है उसको हम खादर बोलते हैं, जो कि लेस उपजाऊ है, कम उपजाऊ है बांगर की अपेक्षा। तो इस प्रकार से मिट्टी का जो संरचना, यदि हम ज्योग्राफी की भाषा में मिट्टी की परिभाषा बोलें तो क्या बोलते हैं? डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स का मतलब क्या हुआ? चट्टानों के विघटन से मिट्टी का निर्माण होता है, क्योंकि इसी में मिट्टी हमारी यदि केमिकल कॉम्पोजिशन या कलर के आधार पर देखें तो काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, भूरी मिट्टी, धूसर मिट्टी, तो ये सारे जो मिट्टियों के कलर्स हैं ये हमको ये प्रूव करते हैं कि सारी सॉइल्स जो हैं दे आर ओरिजिनेटेड या फॉर्म्ड बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। अब मिट्टियों के उपजाऊपने से हमारे खेती के कृषि प्रदेश या उसके जो लैंडफॉर्म्स जो होते हैं, जो भूदृश्यावलियाँ हैं, वो डिफरेंट तरीके से अलग अलग तरीके से होती हैं। जैसे कृषि का जो डेंस एग्रीकल्चर वाले लैंड पार्ट हैं, जो फर्टाइल मिट्टी वाले क्षेत्र हैं, उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्र हैं, वहाँ कृषि पूरे टाइम अलग अलग प्रतिरूपों के ऊपर हमें दिखाई देती है। और जो कम उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्र हैं वहाँ औद्योगिक विकास होता है और खनन कार्य वगैरह जहाँ अवेलेबल है, जैसे लोहा अयस्क है, कोल है, आपका जिप्सम है, या और अन्य बहुत सारे, जैसे राजस्थान में तो बहुत तरह के स्टोन्स हमको मिलते हैं मानवीय आवासीय संरचना बनाने के लिए या मकानों के निर्माण के लिए। तो उन सब का निर्माण हम विभिन्न प्रकार के खनिजों के खदन से लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से अब लास्ट बिंदु आता है जलवायु, और जलवायु बिंदु जो है वो आपका बनता है पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण। पहला दिन रात बनते हैं, ऋतु बनती हैं। ऋतुएं क्या हैं? बहुत छोटे से एक क्षेत्र पर, मतलब यानी 1 वीक या 15 दिन का जो आकार वायुमंडलीय दशाएं होती हैं उसके आधार पर आपके ऋतु कहलाती हैं। वायुमंडलीय दशाओं में तापमान, आर्द्रता, वर्षा और हवाएं। आर्द्रता में ही वर्षा आ गई और हवा की गति आ गई, ठीक है। तो जलवायु जो है वो परिलक्षित होती है दिन रात के बनने से, जिससे सीज़न चेंज होते हैं धरती के ऊपर, और प्लस पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ परिभ्रमण करने से, परिभ्रमण रिवॉल्यूशन वो करने से होता है। अब ये मैं आपको जलवायु जो है, जैसे हमारे पूरे 12 प्रदेश जलवायु प्रदेश हैं, विषुवत-रेखीय जलवायु प्रदेश, मानसूनी जलवायु प्रदेश, सहारा, सवाना, चाइना, टैगा, भूमध्य सागरीय, यूरोपियन तुल्य है ना, और ये सारे टुंड्रा तुल्य जलवायु प्रदेश। तो इन सारे जलवायु प्रदेशों को हम क्या करते हैं, उन्हीं की स्थिति को हम ज्योग्राफी में बहुत अधिक अच्छे तरीके से स्टडी करते हैं। यानी भूगोल में हमें स्थिति, अवस्थिति, तापमान, आर्द्रता, हवाओं का ज्ञान होगा तो हम किसी भी प्रदेश के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ सकते हैं। तो हंटिंगटन महोदय ने जलवायु को भी एक भौतिक तत्व के रूप में माना और जलवायु की विभिन्नता के ऊपर बात की बहुत संक्षिप्त में। तो मानव भूगोल के तथ्यों में जलवायु भी बहुत बड़ा रोल या योगदान या कंट्रीब्यूशन करता है, और जलवायु के आधार पर ही अलग अलग प्रकार के उत्पाद और रहन सहन, खान पान उस क्षेत्र में व्याप्त होते हैं, ठीक है। तो आज हमने सिर्फ हंटिंगटन के क्या देखे, भौतिक तत्व देखे, भौतिक तत्वों में 4 देखे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।